हेलो बीएससी कमांडोज, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। और आज हम इस लेक्चर के अंदर माइकोप्लाज्मा के प्रमुख विभेदक लक्षण पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम माइकोप्लाज्मा की संरचना की स्टडी भी करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने माइकोप्लाज्मा की हिस्ट्री वगैरह पढ़ ली थी, थोड़ा बहुत समझ लिया था माइकोप्लाज्मा को। प्रमुख विभेदक लक्षण, ये इससे माइकोप्लाज्मा के बारे में बहुत सारी हमें जानकारियां मिल जाएगी कि माइकोप्लाज्मा क्या भला है, ठीक है ना। तो माइकोप्लाज्मा के प्रमुख विभेदक लक्षण हम पढ़ने वाले हैं। माइकोप्लाज्मा के प्रमुख विभेदक लक्षण। बेटा विभेदक लक्षण किसे कहते हैं बताया था मैंने? प्रमुख विभेदक लक्षण बताया था बेटा। विभेदक लक्षण किसे कहते हैं बताया था ना? ऐसे कैरेक्टर्स जो एक जीव को दूसरे जीव से अलग कर दें, यानी कि स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं किसी भी जीव के, सूक्ष्म जीव हो या कोई भी जीव हो, तो उन कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? उन कैरेक्टर्स को कहते हैं विभेदक लक्षण, ठीक है बेटा। यहाँ पर माइकोप्लाज्मा के प्रमुख विभेदक लक्षण बोल दो या सामान्य विवरण। माइकोप्लाज्मा का सामान्य विवरण यानी कि इसकी डिटेल क्या है? जनरल डिटेल। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमें मिल जाती है, ठीक है ना। तो बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। अपन को पता है माइकोप्लाज्मा सजीव जगत का सबसे छोटा सूक्ष्म जीव माना गया है। सजीव जगत का सबसे छोटा सूक्ष्म जीव। मैंने इसे समझा दिया था क्योंकि अपन ये जानते हैं कि जो वायरस होता है वो वायरस निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार के गुण रखता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो वायरस है वो सजीव जगत का सबसे छोटा जीव है, क्योंकि वायरस निर्जीव गुण भी रखता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होता है ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और सजीव जगत का सबसे छोटा सूक्ष्म जीव होता है। तो अपन प्रमुख विभेदक लक्षण यहाँ पर 10, 11, 12 विभेदक लक्षण कैरेक्टर सब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला कैरेक्टर हम यही पढ़ेंगे कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। बैक्टीरिया से भी छोटा सूक्ष्म जीव होता है। बैक्टीरिया से भी छोटा सूक्ष्म जीव होता है। और क्या क्या है? बैक्टीरिया से भी छोटा सूक्ष्म जीव होता है। इसी के साथ अपन देखते हैं कि ये एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव, जबकि वायरस कोशिकीय जीव नहीं था, अकोशिकीय जीव था, ठीक है ना। तो ये जो माइकोप्लाज्मा होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। इसके साथ साथ ही सेल वॉल रहित प्रोकैरियोटिक जीव होता है। क्या होता है बेटा? सेल वॉल रहित प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स होता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स जानते हैं अपन। तो सेल वॉल रहित क्या होता है बेटा? ये प्रोकैरियोट्स होता है, ठीक है ना। और सजीव जगत का सबसे सूक्ष्म जीव, ठीक है, ये भी अपन इसी में लिख लेते हैं। सजीव जगत का सबसे छोटा सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज अपन पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया से भी छोटा सूक्ष्म जीव होता है, एक कोशिकीय होता है, सेल वॉल रहित प्रोकैरियोट है, सजीव जगत का सबसे छोटा सूक्ष्म जीव होता है। दूसरे पॉइंट पर अगर अपन आते हैं, दूसरे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जो माइकोप्लाज्मा होता है बेटा, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? अगर आवास की बात करें तो बेटा ये वाहित मल, दूषित जल यानी गंदा पानी, दूषित जल और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है। कौन बेटा? माइकोप्लाज्मा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है, ठीक है। वाहित मल, दूषित जल और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है। यानी कि इसका जो आवास है, अगर मैं बात करूं कि जो आवास है इसका नॉर्मल, वो वाहित मल होता है, दूषित जल होता है और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर ये पाया जाता है। इसके बाद इसकी एंट्री किसी सजीव कोशिका या किसी सजीव प्राणी के अंदर होती है। अगर मैं इसके पोषण की बात करूं कि पोषण क्या होता है इसके अंदर, तो ये परजीवी प्रकार का होता है बेटा। क्या होता है बेटा? ये परजीवी प्रकार का। और इसके साथ साथ ही
इसके अंदर मर्तोपजीवी कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। ये पैरासाइटिक नेचर भी होता है और मर्तोपजीवी कैरेक्टर भी इसके अंदर पाए जाते हैं। परजीवी का मतलब तो क्या होता है बेटा कि ये किसी सजीव पादप को या किसी सजीव जंतु को या सजीव मनुष्य को, जंतु को या पादप को, इनको क्या करता है, उन पर अटैक करता है, उन्हें संक्रमित करता है और संक्रमित करके उन्हें रोगी बना देता है। तो इसमें परजीवी कैरेक्टर भी पाए जाते हैं प्लस मर्तोपजीवी कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। मर्तोपजीवी का मतलब होता है जो मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं सजीवों के, या सड़ी गली जो बॉडी डेड बॉडीज जो होती है सजीव जीवों की, उनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं। इस कैरेक्टर को ही अपन क्या कहते हैं बेटा, मर्तोपजीवी कैरेक्टर। पोषण की ये विधि क्या कहलाती है, मर्तोपजीवी, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं बेटा, देखो माइकोप्लाज्मा परजीवी और मर्तोपजीवी दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स रखते हैं। अगर मैं बात करूं कि पादपों के अंदर इन्हें कहां पर देखा गया है, पादपों के अंदर माइकोप्लाज्मा को कहां पर देखा गया है, तो पादपों के अंदर बेटा अपन को पता है कि पादपों में चालनी नलिका कोशिका, याद है ना बेटा। अब चालनी नलिका कोशिका सजीव पार्ट है किसका, फ्लोएम का। चालनी नलिका कोशिका फ्लोएम का ही पार्ट है, ठीक है ना। और फ्लोएम मर्दूतक, दो जगह पर इसको देखा गया है, फ्लोएम मर्दूतक, ठीक है, फ्लोएम मर्दूतक, ठीक है। तो पादपों में इसको कहां पर देखा गया, पादपों में ये पाया जाता है चालनी नलिका कोशिका और फ्लोएम मर्दूतक के अंदर। याद अपन को यह याद है कि पादपों के अंदर माइकोप्लाज्मा की खोज डोई और उनके साथियों ने की थी। डोई जापानीज वैज्ञानिक है बेटा, डोई ने तो की थी खोज, किसने की थी, डोई ने की थी खोज, किसने की थी, डोई 1967 में की थी, पता होगा आपको, बताया था बेटा, है ना। हिस्ट्री जब अपन ने माइकोप्लाज्मा की पढ़ी थी तब मैंने बताया था। तो डोई और उनके साथियों ने 1967 के अंदर माइकोप्लाज्मा को कहां पर देखा था, पादपों की चालनी नलिका कोशिका में देखा था। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि पादपों में चालनी नलिका कोशिका और फ्लोएम मर्दूतक में ये माइकोप्लाज्मा पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर जो पादपों में पाए जाने वाले जो माइकोप्लाज्मा है वो फाइटोप्लाज्मा कहलाते हैं। फाइटो का मतलब होता है पादप, ठीक है ना, फाइटोप्लाज्मा कहलाता है। वैसे डोई ने इसको क्या कहा था जब खोजा था, एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म कहा था। एक चीज वहां पर छूट गई थी, डोई ने इसको जो खोजा था बेटा वो किस पौधे के अंदर या किस पादप के अंदर खोजा था, तो बेटा इसको खोजा था इसने सूरजमुखी के पादप के अंदर। सूरजमुखी कंपोजिटी कुल का पादप होता है, एस्टेरेसी कुल भी फैमिली भी कहते हैं कंपोजिटी कुल को। पादप जगत का सबसे विकसित कुल माना जाता है कंपोजिटी कुल या एस्टेरेसी कुल, ठीक है ना। तो सूरजमुखी के प्लांट में खोजा था और ये सूरजमुखी का जो प्लांट था ये एक प्रकार के रोग से ग्रसित था। एक रोग है जिसका नाम है बेटा एस्टर येलो डिजीज। एस्टर येलो डिजीज से ग्रसित था सूरजमुखी का प्लांट। इस सूरजमुखी के प्लांट की चालनी नलिका कोशिका में डोई और उनके साथियों ने माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा को खोजा था, ठीक है ना। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, इसके प्रमुख विभेदक लक्षणों में ही आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, जो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इनको संवर्धन माध्यम में उगाया जा सकता है। बेटा किस में उगाया जा सकता है, संवर्धन माध्यम में अच्छे से उगता है, वृद्धि करता है। तो संवर्धन माध्यम में इनको क्या किया जा सकता है बेटा, उगाया जा सकता है, संवर्धन माध्यम में उगाया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट एक चीज है यहाँ पर कि संवर्धन माध्यम में स्टेरॉल्स होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, इसकी वृद्धि के लिए, माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए स्टेरॉल्स वसीय पदार्थ होते हैं बेटा। स्टेरॉल्स ये क्या होते हैं बेटा, वसीय पदार्थ होते हैं, इनकी उपस्थिति आवश्यक है। अब अपन अगर बात करें कि संवर्धन माध्यम के अंदर स्टेरॉल्स होना जरूरी है, तभी जाकर के क्या होगा, माइकोप्लाज्मा वहां पर ग्रोथ कर सकेगा, यानी कि संवर्धित हो सकेगा। इसी के साथ साथ ये जहां पर भी ये आवास बना रहा है, जैसे कि वाहित मल के अंदर है, वाहित मल, दूषित जल या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, तो अगर यहाँ पर ये ग्रोथ करता है तो यहाँ पर भी इसको क्या चाहिए होगा बेटा, स्टेरॉल्स की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि माइकोप्लाज्मा को अपनी वृद्धि के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्टेरॉल्स की। स्टेरॉल्स क्या होते हैं बेटा, वसीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संवर्धन माध्यम के बाद अपन बात करते हैं कि जो प्रतिजैविक जो होते हैं, अपन ने पढ़ा था बेटा प्रतिजैविक पदार्थ, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो जो प्रतिजैविक पदार्थ होते हैं
इनका इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्रतिजैविक जो पदार्थ है, एक तो है बेटा जैसे कि अपन बात करते हैं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन ठीक है प्रतिजैविक पदार्थ है, प्रथम खोजा गया प्रतिजैविक पदार्थ पेनिसिलिन, ठीक है ना। एक होता है बेटा वेनकोमाइसिन, वेनकोमाइसिन और सिफेलोरिडीन, सिफेलोरिडीन, ये तीन जो प्रतिजैविक हैं इन प्रतिजैविकों का माइकोप्लाज्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता। प्रतिजैविक पदार्थ है पेनिसिलिन, वेनकोमाइसिन और सिफेलोरिडीन। इन प्रतिजैविक पदार्थों का माइकोप्लाज्मा पर कोई असर नहीं होता है, जबकि 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 टेट्रामाइसिन और क्लोरेमफेनिकोल, टेट्रामाइसिन और क्लोरेमफेनिकोल, ये जो दो प्रतिजैविक हैं इन प्रतिजैविकों का प्रभाव पड़ता है। और टेट्रामाइसिन और क्लोरेमफेनिकोल की उपस्थिति में माइकोप्लाज्मा नष्ट हो जाता है। दरअसल होता क्या है बेटा कि जो पेनिसिलिन और वेनकोमाइसिन और सिफेलोरिडीन जो प्रतिजैविक पदार्थ हैं ये बेटा किस पर अटैक करते हैं, CW पर, सेल वॉल पर अटैक करके उस सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन अपन जानते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होता है बेटा, अपन ने कहा है सेल वॉल रहित प्रोकैरियोट्स होता है, तो इसके अंदर सेल वॉल पाई नहीं जाती है। तो सेल वॉल नहीं पाई जाएगी तो पेनिसिलिन, वेनकोमाइसिन और सिफेलोरिडीन जो प्रतिजैविक हैं उनका असर माइकोप्लाज्मा पर होगा नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है। क्योंकि ये प्रतिजैविक जो है वो सेल वॉल पर अटैक करके उसे नष्ट कर देते हैं, तो सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में है ही नहीं, तो इसका मतलब इन प्रतिजैविक पदार्थों का इस पर असर नहीं होगा। लेकिन टेट्रामाइसिन और क्लोरेमफेनिकोल ये हमेशा बेटा किस पर अटैक करते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर, और सेल मेम्ब्रेन तो पाई जाती है माइकोप्लाज्मा के अंदर त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिपल लेयर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो टेट्रामाइसिन और क्लोरेमफेनिकोल ये सेल मेम्ब्रेन पर अटैक करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, माइकोप्लाज्मा इसी कारण से नष्ट हो जाता है। यानी कि प्रतिजैविक पदार्थों का माइकोप्लाज्मा पर असर होता है, लेकिन जो प्रतिजैविक है पेनिसिलिन, वेनकोमाइसिन और सिफेलोरिडीन इनका कोई असर इस माइकोप्लाज्मा पर नहीं होता है। आगे बात करते हैं अपन, आगे बात कर लेते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि जो पीएच है 1 से लेकर 2 पीएच पर यानी कि अम्लीय एसिडिक, क्योंकि जो पीएच होती है बेटा 1 से 2 जो पीएच होते हैं, पीएच एक मापक्रम है जो कि सोरेनसन ने दिया था, एक स्केल है पीएच स्केल जो कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है। HP सोरेनसन ने पीएच स्केल दी थी। तो ये 1 से 2 पीएच की जब वैल्यू 1 से 2 के बीच होती है तो ये जो पीएच है ये एसिडिक कैरेक्टर को शो करती है। तो बेटा 1 से 2 एसिडिक पीएच पर इसकी जो वृद्धि होती है वो बेटा क्या हो जाती है, वृद्धि ब्लॉक हो जाती है, वृद्धि नहीं कर पाता, मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता। लेकिन जो पीएच है 1 से 2 इस पीएच पर, ये जो एसिडिक पीएच है इस पर इसकी वृद्धि, माइकोप्लाज्मा की वृद्धि रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। वृद्धि क्या हो जाती है बेटा, स्टॉप हो जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा नष्ट नहीं होता। लेकिन अगर बात करें अपन टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के प्रति माइकोप्लाज्मा बहुत ज्यादा संवेदी होती है, सेंसिटिव होता है, संवेदी होते हैं, ठीक है ना बेटा, संवेदी होते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की तो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर बेटा, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 60 मिनट में अगर माइकोप्लाज्मा को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 60 मिनट तक यानी कि लगभग 1 घंटे तक रख दिया जाए तो माइकोप्लाज्मा नष्ट हो जाता है, माइकोप्लाज्मा नष्ट हो जाता है। यानी कि ताप के प्रति जो होता है माइकोप्लाज्मा क्या होता है बेटा, संवेदी होता है। 60 डिग्री सेल्सियस पर अगर 60 मिनट तक मैं माइकोप्लाज्मा को रख दूं तो माइकोप्लाज्मा क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यानी कि माइकोप्लाज्मा ताप के प्रति क्या होते हैं बेटा, संवेदी होते हैं, संवेदी होते हैं। लेकिन एक माइकोप्लाज्मा है बेटा, एक माइकोप्लाज्मा का नाम है, याद रखना बेटा, ठीक है, एक माइकोप्लाज्मा है बेटा
उसका नाम है बेटा थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलम, थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलम। ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा का एक प्रकार है और इसको खोजा गया था बेटा येलोस्टोन नेशनल पार्क से, येलोस्टोन नेशनल पार्क से। कौन सा पार्क बेटा? येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है बेटा? अमेरिका में। यहाँ से खोजा गया था और यहाँ पर गर्म झरने पाए जाते हैं, अम्लीय गर्म झरने। ठीक है ना बेटा, इन झरनों का जो पानी होता है वो एसिडिक करेक्टर वाला होता है और गर्म होता है। अम्लीय गर्म झरने यहाँ पर येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर अम्लीय गर्म झरने हैं। यहाँ का जो पीएच है वो लगभग है 3, क्या है? 3 है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग चला जाता है 60 डिग्री सेल्सियस। अपन ने बात करी कि एसिडिक करेक्टर माइकोप्लाज्मा में सामान्य रूप से 1 से 2 pH पर, यानी कि एसिडिक मीडियम के अंदर वृद्धि नहीं कर पाता, इसकी वृद्धि रुक जाती है। और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर केवल 60 मिनट तक, यानी कि 60 मिनट तक ही जीवित रह पाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक माइकोप्लाज्मा है थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलम। ठीक है बेटा, ये अम्लीय माध्यम में वृद्धि भी करता है, जनन भी करता है, शोषण भी करता है। और 60 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि गर्म झरने वहां पर भी जीवित अवस्था में बना रहता है। तो ये यहाँ पर इस सामान्य जो माइकोप्लाज्मा होता है उनका अपवाद है। ये अपवाद स्वरूप है कि जो थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलम जो एक माइकोप्लाज्मा का ही प्रकार है, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में पाया जाता है। और वहां पर गर्म झरने, अम्लीय गर्म झरने हैं जहाँ की pH 3 है। उन झरनों के अंदर जो वाटर है, उस वाटर की जो pH है वो 3 है। और 60 डिग्री सेल्सियस उन झरनों का पानी जो है, झरने का पानी, उसका टेम्परेचर, उस जल का टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ पर ये जीवित बने रहते हैं। तो थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलम यहाँ पर जीवित बने रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलम की, हम जानते हैं बेटा कि जो प्रोकैरियोट जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो जीव होता है, देखो सेल वॉल रहित प्रोकैरियोट्स होते हैं। कौन? माइकोप्लाज्मा। ये खुद माइकोप्लाज्मा का ही एक प्रकार है, ये खुद माइकोप्लाज्मा है। तो इनके अंदर ये प्रोकैरियोट जीव है। हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। क्या? डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है डीएनए के अंदर। पढ़ा होगा आपने और अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन एकमात्र सूक्ष्म जीव है या एकमात्र प्रोकैरियोट है, क्या बेटा? एकमात्र प्रोकैरियोट है ये, एकमात्र प्रोकैरियोट। ठीक है, जिसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसमें पाई जाती है बेटा हिस्टोन प्रोटीन। क्या पाई जाती है? डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। एकमात्र प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलम, जिसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रख लेना और इसको लिख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 8वां, स्वतंत्र रूप से वृद्धि कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टरिस्टिक तो देख रहे हैं, तो स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जनन भी होता है स्वतंत्र रूप से और शोषण भी करते हैं। ठीक है बेटा, शोषण भी करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से वृद्धि होती है, जनन पाया जाता है और शोषण पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि स्वतंत्र रूप से क्यों लिखा मैंने, वायरस को देखा था स्वतंत्र रूप से वृद्धि, जनन और शोषण नहीं कर सकते थे। उपापचय क्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं होती थी। स्वतंत्र रूप से तो वो निर्जीव अवस्था में पड़े हुए रहते थे, तब जाकर वो सजीव अवस्था में आते थे या सजीव गुण प्रकट करते थे जब उनको कोई सजीव कोशिका मिल जाए। ठीक है, या कोई उपयुक्त परपोषी वहाँ पर परपोषी कोशिका उसे मिल जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो माइकोप्लाज्मा है वो सजीव कोशिका के बाहर भी, ठीक है ना, सजीव कोशिका के अंदर ही नहीं, सजीव कोशिका के बाहर भी स्वतंत्र रूप से वृद्धि, जनन और शोषण करते हैं। यानी कि वाहित मल के अंदर, दूषित जल के अंदर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर स्वतंत्र रूप से वृद्धि, जनन और शोषण को प्रकट करते हैं। यहाँ पर एक बात और है शोषण से संदर्भ में
यहाँ पर माइकोप्लाज्मा में जब श्वसन की या रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है उसके दौरान यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड व NH3 यानी कि अमोनिया, ये दोनों पदार्थ बनते हैं। बेटा विषैले पदार्थ होते हैं, ये माइकोप्लाज्मा के लिए विषैले पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NH3 अमोनिया जैसे पदार्थ यहाँ पर विषैले पदार्थ श्वसन की क्रिया में बनते हैं। किसके अंदर बेटा? माइकोप्लाज्मा के अंदर। अगर मैं बात करूं, आगे अपन बात करें तो बेटा यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं बेटा, क्योंकि जो ग्राम अभिरंजन तकनीक जो बैक्टीरिया के लिए दी गई थी, पता है अपन को ग्राम अभिरंजन तकनीक हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी और वो बैक्टीरिया के अभिरंजन के लिए दी थी, और उस आधार पर ग्राम अभिरंजन तकनीक के आधार पर ही बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड किया था, या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि माइकोप्लाज्मा ग्राम अभिरंजन तकनीक अगर इस पर अप्लाई की जाए तो क्या ग्राम अभिरंजन तकनीक इस पर अप्लाई की जा सकती है? तो नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि इसके अंदर माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती? सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो बेटा ये ग्राम क्या होते हैं? ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। कौन होते हैं ग्राम नेगेटिव? कौन होते हैं? माइकोप्लाज्मा बेटा ग्राम नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बेटा क्या नहीं पाई जाती है? क्या नहीं पाई जाती है बेटा? सेल वॉल नहीं पाई जाती। आगे अपन बात करें, अगर इसकी संरचना की बात कर लेते हैं अपन, संरचना की बात करें तो बेटा इसके अंदर डबल स्ट्रैंड DNA पाया जाता है जो कि वृत्ताकार होता है। सिंगल स्ट्रैंड यानी कि एक सूत्री RNA भी पाया जाता है इसके अंदर। और इसके अलावा क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है माइकोप्लाज्मा, तो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। तो 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बेटा इसके अंदर घुलनशील प्रोटीन पाई जाती है जो कि साइटोप्लाज्म में घुली हुई रहती है, घुलनशील प्रोटीन पाई जाती है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के यहाँ पर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। घुलनशील प्रोटीन्स प्लस यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं। तो अगर संरचना में देखें तो डबल स्ट्रैंड DNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA, 70S प्रकार का राइबोसोम, घुलनशील प्रोटीन और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बेटा? एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं आगे बात कर लेते हैं जो माइकोप्लाज्मा होते हैं बेटा, एक विशेष कैरेक्टर इनका होता है। उस कैरेक्टर के कारण ही इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, या सूक्ष्म जैविकी के जोकर भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के मिगेट्स, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। बहुरूपी प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुरूपी प्रवृत्ति, यानी कि इसके अंदर बहुरूपता का गुण पाया जाता है। पीलियोमॉर्फिज्म बोलते हैं, मॉर्फिज्म, ठीक है बेटा। पीलियोमॉर्फिज्म यानी कि बहुरूपी प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है बेटा? अपन को पता है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। जब इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी तो इसके अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लचीली और प्रत्यास्थ होती है। क्या होती है बेटा? ये लचीली और प्रत्यास्थ होती है सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के लचीला और प्रत्यास्थ होने के कारण क्या होता है कि माइकोप्लाज्मा जो है अपना आकार बदलता रहता है, यानी कि इसकी आकार और जो आकृति होती है माइकोप्लाज्मा की वो निश्चित नहीं होती है। और इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुरूपता कहते हैं। यानी कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो बहुरूपी होता है। किस कारण से होता है? सेल मेम्ब्रेन के लचीले और प्रत्यास्थ होने के कारण। दूसरा कारण है कि सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण माइकोप्लाज्मा बहुरूपी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसमें जनन की बात करूं, माइकोप्लाज्मा में जनन की अगर मैं बात करूं तो माइकोप्लाज्मा में बेटा लैंगिक और अलैंगिक जनन का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? लैंगिक और अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन इनका बेटा क्या होता है? यहाँ पर अभाव होता है। यानी कि इसके अंदर माइकोप्लाज्मा के अंदर लैंगिक जनन भी नहीं पाया जाता और अलैंगिक जनन भी नहीं पाया जाता। तो बेटा इसके अंदर जनन जो होता है वो कायिक जनन होता है, ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर माइकोप्लाज्मा के अंदर कायिक जनन होता है। और यहाँ पर कायिक जनन की 3 विधियां काम में लेता है माइकोप्लाज्मा। एक तो होती है प्राथमिक कायिक के द्वारा,
एक होती है द्विविखंडन के द्वारा यानी कि बाइनरी फिजन के द्वारा, और एक होती है बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। तो ये अपन जनरल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर अपन ने माइकोप्लाज्मा के प्रमुख विभेदक लक्षण या उसका सामान्य कैरेक्टरिस्टिक या विवरण पढ़ा है। एक बार अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया से भी छोटा सूक्ष्म जीव होता है, एक कोशिकीय होता है, सेल वॉल रहित प्रोकैरियोट्स के नाम से जाना जाता है। सजीव जगत का सबसे छोटा सूक्ष्म जीव कहलाता है माइकोप्लाज्मा। एक बात होगी। आवास की बात करें तो ये वाहित मल में, दूषित जल में और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाया जाता है, ठीक है ना। अगर अपन पोषण की बात करें तो बेटा इसकी नेचर परजीवी भी होती है, पैरासाइटिक के रूप में पाया जाता है और मर्तोपजीवी के रूप में भी पाया जाता है, यानी कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भी पोषण प्राप्त करता है। पादपों में कहाँ पर पाया जाता है? तो पादपों की चानी नलिका कोशिका, जो फ्लोएम की चानी नलिका कोशिका होती है वहां पर पाया जाता है, और कुछ मात्रा में फ्लोएम मर्दोतक में भी पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि संवर्धन माध्यम में उगाया जा सकता है या नहीं उगाया जा सकता, तो बेटा इसको अच्छे स्वतंत्र रूप से अपन क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से संवर्धन माध्यम में उगा सकते हैं, यानी कि ये संवर्धन माध्यम में ग्रोथ भी करता है, जन्म भी करता है, शोषण भी करता है। लेकिन संवर्धन माध्यम में क्या होना आवश्यक है? स्टेरॉल्स का पाया जाना आवश्यक है, बस ये पदार्थ होता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं प्रतिजैविक की बात करूं कि प्रतिजैविक पदार्थों का असर होता है कि नहीं होता, तो बेटा पेनिसिलिन वगैरह का, वेनकोमाइसिन वगैरह का इस पर असर नहीं होता है, लेकिन टेट्रामाइसिन और क्लोरामफेनिकोल का असर इस पर होता है। अगर मैं बात करूं कि कितनी पीएच पर जीवित रहता है या कितने टेम्परेचर पर जीवित रहता है, तो अपन बात करें कि पीएच 1 से 2 जो एसिडिक नेचर होती है, यानी कि ज्यादा पीएच पर जीवित रहता है, लेकिन 1 से 2 जो एसिडिक नेचर वाली पीएच होती है उस पर वृद्धि इसकी रुक जाती है, लेकिन जीवित रहता है। केवल क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है। तो यहाँ पर जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है बेटा? स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं माइकोप्लाज्मा। 60 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनट तक ही जीवित रह सकता है, इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि मर जाता है। अगर बात करूं वृद्धि जनन और शोषण की, तो स्वतंत्र रूप से वृद्धि जनन भी करते हैं, शोषण भी करते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से वृद्धि जनन शोषण करते हैं। शोषण में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ बनते हैं। बेटा ग्राम नेगेटिव इसकी नेचर होती है, ग्राम नेगेटिव होती है, तो ग्राम अभिरंजन के प्रति कोई क्या नहीं देता, कोई किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं देता है, ठीक है ना। आगे बात करें कि इसके अंदर इसकी संरचना में डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, 70s प्रकार के राइबोसोम होते हैं, घुलनशील प्रोटीन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, और एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। इसकी जो नेचर होती है बहुरूपी नेचर होती है, प्लियोमॉर्फिज्म पाया जाता है, बहुरूपता पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं होती तो सेल मेम्ब्रेन के लचीले और प्रत्यास्थ होने के कारण ये अपनी आकृति और आकार इसका क्या नहीं होता बेटा? निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता। अपनी आकृति और आकार को क्या करता रहता? बदलता रहता। जनन की बात करेंगे माइकोप्लाज्मा में, जनन तो लैंगिक और अलैंगिक जनन का अभाव होता है, पूर्णतः अभाव होता है। केवल इसके अंदर कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन की 3 विधियां होती है बेटा, एक तो द्विविखंडन होती है, एक मुकुलन होती है, एक प्राथमिक कायों के द्वारा इसके अंदर क्या पाया जाता है? जनन पाया जाता है। जिसे इस जनन को तो अपन अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। तो इसके बाद ये आपको प्रमुख विभेदक लक्षण समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अपन माइकोप्लाज्मा की संरचना की स्टडी करेंगे, ठीक है।